अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात आगे बढ़ाने से मुताल्लिक 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि इंतखाबात की तैयारी के हवाले से कोई भी मुश्किल दरपेश हो तो अदालत से रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले की भी वजाहत कर दी है। 3 रुकनी बेंच ने 4 जजेस के नोट को मुस्तरद कर दिया है और करार दे दिया है कि 1 मार्च का फैसला 3-2 के तनासुब से दिया गया था, 4-3 के तनासुब से नहीं, और जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। इसी फैसले में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को भी रद्द कर दिया गया है और 3 रुकनी बेंच की जानिब से लिख दिया गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फैसला देने वाले 3 रुकनी बेंच के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ ही नहीं बल्कि खुद अपनी अदालत के जजेस के मौक़िफ़ को भी उठाकर बाहर फेंक दिया है। ना हुकूमत की कोई बात मानी और ना सीनियर तरीन जजेस की बात मानी। जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला गैर मौसर करार दे दिया और 4-3 के फैसले पर 4 जजेस की राय को 3 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा जिस रजिस्ट्रार के सर्कुलर के खिलाफ कल जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत लिखा और हुकूमत ने काबीना के फैसले के जरिए रजिस्ट्रार को वापस बुलाया, आज उसी रजिस्ट्रार के दस्तखत से बेंच बना जिसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा और बाकी 2 जजेस को बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। उनकी जगह 6 जजेस शामिल किए गए जिन्होंने 5 मिनट से भी कम की समाअत में असखुद नोटिस केस ही बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है, लेकिन हुकूमत सख्त तनकीद कर रही है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। काबीना इजलास के बाद कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। जनाब स्पीकर, ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि फैसला देने वाले तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आना चाहिए। साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस पर तनकीद भी की। मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करते हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान के सुपुर्द करने के लिए इन्होंने उन तमाम MPs को पहले वोट देने से रोका और फिर उनको नाअहल भी किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं किया तो फिर क्या किया? हम हमें मैसेज देते हैं जी कि जजेस पे जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप जो आपके दाएं बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, तो इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि हमारे तमाम जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए 3 रुकनी बेंच ने खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया और खुद ही तारीखें भी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि खतरा है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। हमें जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान की वफा को ले डूबेगा, पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगा। और ये जो आईनी बहरान है अगर इसी तरफ पे चलता रहेगा तो आगे ना मैं होगा ना शहबाज शरीफ साहब होगा। और अगर खान साहब की गलतफहमी है कि वो समझता है कि वो होगा, वो भी नहीं होगा। एक और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। इसके अलावा नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने आज मुतअद्दिद ट्वीट्स की और लिखा कि आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। इसके अलावा मरियम नवाज ने लिखा कि 2018 में जो काम फैज खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी है। वक्त आ गया है
कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा कि तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, पहले भी हक बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशन भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुज़दिलों को देखने की आदत हो गई है। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत अदालती फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर सके। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर सकती है। काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर सके। ये जो लाइन चल रही है ये ही आइन के खिलाफ है। आप उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील जारी कर सकते हैं। हुकूमत इस फैसले को मुस्तरद कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इसे अपनी फतह करार दे रही है, क्योंकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात में ताखीर के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। और आज जारी होने वाले 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को गैर आईनी करार देकर उसे मुस्तरद किया जाता है। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे इलेक्शन की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं देते। पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने 8 मार्च को नोटिफाई किया था, उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाता है, मगर कुछ तब्दीलियों के साथ। और इन तब्दीलियों की वजह इसलिए पेश आई है क्योंकि 22 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया था, तब इंतखाबी अमल नोटिफाइड इलेक्शन प्रोग्राम के 5वें स्टेज पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 13 दिन जाया हो गए हैं, जिसके नतीजे में बकिया स्टेजेस को जाया दिनों की वजह से आगे बढ़ाना होगा और इलेक्शन प्रोग्राम को तब्दील करना होगा। हम इस नतीजे पर हिचकिचाहट के साथ पहुंचे हैं, लेकिन हम इसे इलेक्शन कमीशन के फैसले के जरिए पैदा होने वाली सूरत हाल में नागुज़ीर समझते हैं। इसलिए इलेक्शन प्रोग्राम को तब्दील किया जाता है। अब पंजाब में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को शाया की जाएगी और नामजदगी से दस्तबरदारी और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त की इशाअत 19 अप्रैल को होगी। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल तक अलॉट किए जाएंगे। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का दिन 14 मई का होगा। यानी अदालत ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि इस पूरी सूरत हाल में पोलिंग का दिन नागुज़ीर होने की वजह से 30 अप्रैल से शिफ्ट करके 14 मई किया जाता है। इस हवाले से यह हिदायत दी जाती है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत हर सूरत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे और इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराए जिसमें वो ये बताए कि आया कि उसे फंड दिया गया है या नहीं, और अगर दिया गया है तो क्या पूरी फंडिंग दी गई है या किस्त में दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की रिपोर्ट बेंच अराकीन के चैम्बर में पेश की जाए। फंड्स ना मिलने या शॉर्टफॉल होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर सकता है और इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार होगा कि वो इन फंड्स को पहले पंजाब में आम इंतखाबात के मकसद के लिए इस्तेमाल करे और उसके बाद अगर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में आम इंतखाबात से मुताल्लिक पैसों का शॉर्टफॉल होता है तो इलेक्शन कमीशन अदालत के सामने इस हवाले से मुनासिब अहकामात के लिए रुजू कर सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब की निगरान काबीना और बिलखुसूस सेक्रेटरी और IG पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी से मुताल्लिक खातिर ख्वा अमले का एक ऐसा प्लान इलेक्शन कमीशन को फराहम करे जो इसे काबिल कबूल हो और मजीद ये कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए हुकूमत पंजाब और तमाम एहलकार मुतहर्रिक तरीके से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। इसी तरह वफाकी हुकूमत पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत फराहम करे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर तमाम उन एहलकारों की मौजूदगी को यकीनी बनाए जो बिलवास्ता या बिलावास्ता उसकी कमांड में आते हैं और जिनकी इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर मकासद के लिए जरूरत है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को अपना प्लान फराहम करे जो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल हो। कमीशन की मुआवनत से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो कमीशन मुनासिब फैसले के लिए अदालत को आगाह करे। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी तवज्जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल के 27 मार्च के अक़लियती फैसले पर मबजूल कराई गई जिसमें कहा गया था कि इन मामलात का 4-3 की अक्सरियत से फैसला हो चुका है। अदालती फैसले के मुताबिक अक़लियती फैसले में 4-3 की अक्सरियत की जो पोजीशन मोअज़्ज़िज़ जजेस ने ली है वो गलती पर मबनी है और कानून पर पूरा नहीं उतरती है। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के फैसले पर भी मबजूल कराई गई जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अक्सरियती फैसला था और जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट था, जबकि मौजूदा मामले की समाअत बरकरार है। और इस बेंच के फैसले पर
जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अक्सरियती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस का कोई असर नहीं पड़ता। अदालती फैसले के मुताबिक जहां तक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला है, जिससे मुताल्लिक मौजूदा दरख्वास्त गुजारों ने भी रिलीफ मांगा है, तो इस हवाले से जो वकील खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से पेश हुए और फिर वो अपनी पेशी से एक सियासी जमात के मौक़िफ़ की वजह से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि वो वकील उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, इसलिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक मामलात पर गौर नहीं किया गया और दरख्वास्त गुजार को इजाज़त दी गई है कि वो इस हवाले से मुनासिब फोरम पर रिलीफ हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब अहम बात यह है कि 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में 90 दिन में इंतखाबात की अहमियत पर बात की है, मगर जो शेड्यूल जारी हुआ है वो 90 दिन से आगे इंतखाबात की बात करता है। और अदालत ने अपने फैसले में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि अदालत में समाअत के दौरान गवर्नर की नुमाइंदगी नहीं थी, यानी वकील नहीं था। इसलिए सवाल उठता है कि अगर इस केस में अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी ना की होती तो क्या अदालत वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक भी अहकाम जारी ना करती? अगर कल गवर्नर फिर वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो क्या अदालत खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इसी तरह हुक्म नहीं देगी जिस तरह पंजाब में दिया गया है? इसी तरह इस पूरे मामले के दौरान जो तनाज़ा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 का है या फिर 4-3 का, इस हवाले से 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है और कहा है कि अक़लियती फैसले में 4-3 की अक्सरियत की जो पोजीशन मौजूद जजेस ने ली है वो गलती पर मबनी है और कानून पर पूरा नहीं उतरती है। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा था कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सूमोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का 4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है। जबकि हमारे मुअज़्ज़िज़ 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसे बेंच का सरबरा बनाता है, वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी के फैसले को काउंट ना करना उनको बेंच से उनकी मर्जी के बगैर निकालने के मुतरादिफ होगा। इसलिए हम समझते हैं कि मौजूदा सूमोटो कार्रवाई में 7 रुकनी बेंच में से 4 अरकान का इसे मुस्तरद करना अदालत का अक्सरियती फैसला है। हमारी राय मशहूर ज़माना पनामा केस की नज़ीर से भी मुस्तहकम होती है, क्योंकि पनामा केस में इब्तिदाई अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया और जब अक्सरियती फैसले के बाद जो केस की समाअत हुई थी तो उसमें वो जजेस शामिल नहीं थे जिन्होंने इब्तिदा में हतमी फैसला दे दिया था, लेकिन उन्हें बेंच से अलहदा नहीं समझा गया और उन्हें 3 जजेस के हतमी फैसले में भी फरीक बनाया गया और वो 2 जजेस नजरसानी अपील सुनने के लिए भी बेंच में बैठे थे। इसी तरह 3 रुकनी बेंच ने आज अपने फैसले में सूमोटो इख्तियार से मुताल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले का तज़किरा किया है और लिखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में दी गई किसी भी ऑब्जर्वेशन का इस फैसले पर कोई असर नहीं है। साथ ही आज ही जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जिस केस में फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने इस केस को ही बंद कर दिया है। अहम बात यह है कि 6 रुकनी बेंच का रोस्टर उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी किया है जिन्हें कल ही वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट से वापस बुला लिया था और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा था, मगर आज उसी रजिस्ट्रार के दस्तखत से एक रोस्टर जारी हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया। हालांकि पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मबनी 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और इसी बेंच ने ही 29 मार्च को 2-1 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के सूमोटो और बेंचेस के तश्कील के अख्तियार पर सवाल उठा दिए थे और ये ऑर्डर जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनने तक आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस को मुलतवी किया जाए। मगर आज चीफ जस्टिस ने मज़कूरा केस की समाअत के लिए 6 रुकनी नया बेंच बना दिया और उस नए बेंच ने 5 मिनट से भी कम वक्त की समाअत में ये पूरा केस बंद कर दिया। इसने इस नए बेंच में उन तीनों जजेस को शामिल नहीं किया गया जो पहले से ये केस सुनते आ रहे थे, यानी 6 रुकनी बेंच में ना जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल थे, ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे और ना ही जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। जस्टिस एजाजुल हसन पर हुकूमत एतराज़ करती रही है, मगर उनकी सरबराही में बनने वाले नए बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। हालांकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दाखिल किए गए हैं और सिर्फ बार्स ही नहीं बल्कि जजेस भी इस हवाले से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले 9 रुकनी बेंच में भी चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल किया था और फिर बाद में अटॉर्नी जनरल से अदालत समाअत में कहा था कि ये खामोश पैगाम था। फिर कल 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को खत लिखकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुनने का कहा, तो आज चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 6 रुकनी बेंच में शामिल कर दिया, जिसने वो सूमोटो केस ही खत्म कर दिया जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करार दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जारी किए गए 2-1 के अक्सरियती फैसले के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर को भी दुरुस्त करार दे दिया।
इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी दावत दी है, वो जब चाहे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम लाइव है। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, ये तो नहीं हो सकता कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो और काबीना मुस्तरद कर दे, या तो आपको अमल करना पड़ेगा या फिर रिव्यू में जाना पड़ेगा। ये मुस्तरद करने वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास कि जी हमने मुस्तरद कर दिया, हम नहीं मानते, कंटेम्प्ट हो जाएगी। आप तो पहले ही कंटेम्प्ट के विक्टिम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काबीना के पास और हुकूमत के पास कोई और चॉइस नहीं बची, और काबीना और हुकूमत ने हर तरला मिनट या हर ऑप्शन कोशिश की। कहा फुल कोर्ट बना दे, नहीं बनाया गया। कहा 4-3 का मामला जो है सेटल कर दे, नहीं किया गया। क्या आप सियासी जमातों को सुन लें, नहीं सुना गया। क्या जस्टिस इजाजुल हसन को अलहदा कर दे, नहीं किया गया। और उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या अकलीती फैसले को तस्लीम करके इस मुल्क में नई रवायत डाल दें? और आप कह रहे हैं तौहीन अदालत होगी। क्या इंसाफ मांगे और तौहीन अदालत से डर जाएं और इसलिए नाइंसाफी बर्दाश्त करें कि तौहीन अदालत लग जाएगी? ये तो बुज़दिली है। हमने ऐसा ना कहें कि तौहीन अदालत लग जाए। मुझे ये बताइए, ये तो कुछ दिन पहले एक लॉन्ग मार्च, उसमें इमरान खान को इजाजत दी गई, वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने इस्लामाबाद को आग लगा दी। क्या तौहीन अदालत लगी? उनको कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने कोर्ट के आके दरो दीवार हिला दिए, कोई चीज नहीं वहां छोड़ी, ना खिड़की ना दरवाजा। उन्होंने अदालत ने समन भेजे उनके घर, उन्होंने डीआईजी और वहां पुलिस वालों के सर फोड़ दिए। क्या तौहीन अदालत लगी? हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, हम तो हक मांग रहे हैं। और अगर हक और इंसाफ मांगना तौहीन अदालत लगती है और इससे डर कर हम इंसाफ मांगना छोड़ देंगे, तो इससे बड़ी इंसाफ नहीं है। कैसे मांग रहे हैं? 90 दिन में इंतखाबात कराने का आइन कहता है। ये तो मामला लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि आपको इंतखाबात कराने हैं। फिर इलेक्शन कमीशन, वो रिव्यू में मामला चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बेंच के कहने पर, 2 अराकीन के कहने पर चीफ जस्टिस ने सुमोटो ले लिया, इसलिए मामला डिले हो गया। वरना लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आ चुका था, रिव्यू का फैसला हो जाना था। आप लोगों ने इन्हीं दिनों में इंतखाबात कराने थे। ये तो जो बाकी जजेस हैं उन्होंने भी इस बात पर इख्तिलाफ किया, 4 ने, जो 4-3 का फैसला कहते हैं कि इसलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में मामला मौजूद है और जुरिसडिक्शन नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराने थे। तो इंसाफ जो आप बात करने के आपने इंतखाबात नहीं कराने, वो कोई नहीं कह रहा था। लाहौर हाई कोर्ट में मामला था और फैसला आ चुका था। देखिए, तो अगर इतना ही आईनी मामला था और इतना ही क्लियर था, तो फुल कोर्ट बनाने में क्या हर्ज है? क्या बाकी जज साहिबान कानून नहीं समझते? क्या उनकी अहलियत नहीं है कि वो इस तरह का फैसला कर सके? या वो उनको पता नहीं है कि 90 डेज में इंतखाबात होने हैं? और हमने क्या मांगा? क्या है हमने? क्या अपनी मर्जी के जजेस मांगे हैं? आप, ये नहीं हो सकता कि ऐसे बेंच, जो बेंच बाद में बने और लोग फैसला पहले बता दें, उसकी बजाय अगर फुल कोर्ट मांगी थी तो दे देते, और फुल कोर्ट अगर 90 दिन या जो भी कहती हम तस्लीम कर लेते। तो क्या केपीके में 90 दिन लागू नहीं होते? क्या केपीके में शेड्यूल नहीं दिया जा सकता था? क्या वहां पर यह इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? सारे इख्तियार पंजाब के लिए। 63A की तशरीह हो, आप पंजाब में हमारी हुकूमत का गला काट दें। आप पंजाब में 90 दिन की बात हो, हम कहें कि इंटरम सेटअप का मामला है, आप वहां पर सिर्फ वहां पंजाब निशाना हो। क्यों? क्या केपीके में असेंबली नहीं टूटी? और मुझे तो ये हैरानगी है कि अगर इतना सादा मामला है 90 दिन का, तो फुल कोर्ट बनाने में क्या हर्ज था? सब फैसला आना इस बात का जामिन नहीं है कि फैसला दुरुस्त भी है, मगर इस बात को लाजमी करार देता है कि फैसला लागू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अब लागू अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कहते हैं हम नहीं लागू करते तो कंटेम्प्ट होगी, वरना है कि आप रिव्यू में जा सकते हैं। और अब तो अब नई कानून साजी कर रहे हैं। ये आप रिव्यू की बजाय जब बार बार इस बात पर इसरार कर रहे हैं हम नहीं मानते, कि आप विक्टिम बनना चाहते हैं कि जब विक्टिम के तौर पर निकले और एक नया बयानिया हमें मिले कि देखिए हमारे साथ फिर जाती हो गई है। देखिए, गुजारिश ये है कि नाइंसाफी कब तक हम उसका एहतराम करते रहेंगे? ये 2017 में पहले खेल खेला गया 184(3) पे ही। एक वो आदमी जिसमें तमाम ऐप थे, शरई ऐप भी थी, दुनियावी ऐप भी थे, नजायज बच्ची से लेकर फॉरेन फंडिंग से लेकर सब उसमें ऐप थे। उसको एक जुमला मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मुझे जुमला एक मौका दीजिएगा। बच्चे बच्ची जायज नाजायज नहीं होते हैं, उन्हें दुनिया में आते हुए नहीं पता होता कि वो जायज है या नाजायज है। एक बालिग इंसान का अमल मुरव्विजा कावानीन के हिसाब से जायज या नाजायज होता है, उसी पर बात कीजिए। बच्चे को पता नहीं है, पहले केस ये चल रहा है कि बाप की वल्दियत नहीं दी गई है, अब आप उसे नाजायज भी कहते हैं। बच्चे जायज नाजायज नहीं होते हैं, मुरव्विजा कावानीन के हिसाब से एक बालिग इंसान का अमल जायज नाजायज होता है। ओके, मैं इससे आगे चलता हूं। देखिए, 184(3) में
17 में यही खेल खेला गया। एक खास मुल्क में माहौल बनाया गया, इलेक्शंस को हाईजैक किया गया। एक वो आदमी जिसमें तमाम ऐब थे उसको सादको अमीन, और एक मुंतखब वजीर आजम को यह बताने के लिए कि यह काबिल कबूल नहीं है, ताहियात नाहिल। उसके बाद 184(3) पर ये खास रेफरेंस बने, निगरान जज बने। हमने हर चीज सही, हुकूमत हमारी गई, नाहिलियां हुई, रेफरेंस बने, गिरफ्तारियां हुई, अदालत के एहतराम की वजह से सर झुकाते रहे, झुकाते रहे, झुकाते रहे। कब तक नाइंसाफियों के सामने सर झुकाएंगे? कब तक कहेंगे कि 184(3) जो है वो एक खास हालात में उसका इख्तियार इस्तेमाल होगा, और वो अब भी सिर्फ पंजाब पे इस्तेमाल हुआ है, केपीके पे इस्तेमाल नहीं हुआ। वो अब भी 63A सिर्फ पंजाब पे इस्तेमाल हुई है। सो इस तरह का अब फिर एक इलेक्शन है, और एक खास माहौल बनाने के लिए अदालती फैसले अगर ये माहौल बनाए और मुतनाज़े फैसले हो, तो अगला इलेक्शन क्या हाईजैक करने की कोशिश नहीं हो रही? हमारा हक है कि हम इंसाफ लें या इंसाफ मांगे, यानी कि हमने मांगा ही क्या रिव्यू है? का ऑप्शन नहीं है, फुल कोर्ट फैसला ना मानने का ही ऑप्शन है कि जी फुल कोर्ट फैसला करे या फिर 4-3 का फैसला है, हम नहीं मानेंगे, नहीं अमल दरामद होगा, चाहे पूरी टाइमलाइन दे दी अदालत ने, अमल दरामद नहीं होगा। देखिए मेरी गुजारिश, देखिए ना, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं। इस फैसले में तौहीन अदालत भी है, क्योंकि फाइज ईसा साहब का फैसला है, अगर उसको नहीं तस्लीम करते तो तौहीन अदालत है। इसमें तौहीन आइन भी है, क्योंकि कानून पार्लियामेंट बना चुकी है। इसमें तौहीन पार्लियामेंट भी है। अगर इतनी तमाम चीजों को होते हुए भी हमने गलत फैसले के साथ खड़े होना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। सो ऐसा केस जिसमें तौहीन अदालत, तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन आइन है, बिल्कुल पार्लियामेंट को और हुकूमत को डटकर खड़े हो जाना चाहिए। हमें अब देखिए, इंसाफ हमारा हक है, और हमने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक फुल कोर्ट मांगा है। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वकील थे इलेक्शन कमीशन के इरफान कादिर साहब, उन्होंने भी दलाइल दिए थे। हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी दलाइल दिए, मगर उसके बावजूद आज फैसला आया है, और फैसले में इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है, टाइमलाइन के साथ पाबंद किया गया है कि किस तरीके से इंतखाबात कराने हैं। असल अब कोई ऑप्शन रह गया है या इलेक्शन कमीशन अब पाबंद है इस फैसले का? अगर से इलेक्शन कमीशन इस बारे में राय लेगा तो मैं उनको यही कहूंगा कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है। ये फैसला जो है शरीहन आइन के खिलाफ है, क्योंकि इन्हीं जजेस ने तो कहा था, कभी कहते थे कि गवर्नर डेट देगा, कभी कहते थे कि प्रेसिडेंट देगा। और जब मैं अपीयर हुआ इनके सामने और मैंने इनको जब सारा समझाया कि प्रेसिडेंट कहाँ डेट देता है और गवर्नर कहाँ डेट अपॉइंट करता है, और फिर मैंने उनको बताया कि आपके फैसले में खास तौर पे पंजाब की निस्बत से तो वो वाले शिकें अट्रैक्ट ही नहीं होती जिसमें कि कहा जाए कि गवर्नर ने डेट अपॉइंट करनी है या प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करनी है। और वहां पे मेरी एक भी जुमले को ये रिफ्यूट नहीं कर सके थे। और फिर इन्होंने एक दफा कह दिया कि जी वो सदर जो है वो डेट देंगे, फिर इन्होंने कह दिया कि अब केपीके के में कह दिया गवर्नर डेट देंगे। दोनों फैसले गलत थे, और अब इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट डेट दे देगा। तो ये तो चीजें ना किसी आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है कि दे विल अपॉइंट अ डेट। डेट हमेशा जो है वो अपॉइंट होती रही है, इलेक्शन कमीशन करता रहा है, या सदर उस वक्त डेट अपॉइंट करता था जिन दिनों में सदर 58(2)B के नीचे असेंबलियां डिसॉल्व करता था। वो 58(2)B का तो सदर को इख्तियार ही खत्म हो गया। और फिर ये फैसला जो है 4 जजेस के फैसले के खिलाफ ये 3 जजेस का बेंच दोबारा बना के तो इन्होंने खुद ही ये डेट दे दी है। अगर खुद ही डेट देनी थी तो पहले इन्होंने क्यों कहा था कि ये डेट ये दें, सदर दें, इनसे हो गई है गलती, बजाय इसके कि अपनी गलती मानते। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी टेक ओवर कर लिया है, इन्होंने हुकूमत को भी टेक ओवर कर लिया है, और गालिबन वो चाह रहे हैं कि शायद एक और इस तरह का ऑर्डर करे तो पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लें। मगर जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर तो जाहिर है अदालत के अपने अंदर से भी जजेस ने सवालात उठाए 4-3 के मामले पर, इन तमाम बातों पर। मगर अब आज के फैसले में उन्होंने लिख दिया कि 4-3 का नहीं है, फैसला 3-2 का है, और बाकायदा टाइमलाइन भी बता दी। अब आज हुकूमत ने काबीना के इजलास में इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, मगर मुस्तरद तो काबीना नहीं कर सकती है ना आइन और कानून के मुताबिक। तो चाहे फैसले में कितनी भी खामियां हो, आप कितना भी अदम इत्तेफाक करते हो उससे, मगर पाबंद तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन होंगे इस फैसले के। काबीना तो बहुत बड़ी चीज है, इसको तो एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है एक स्टैट्यूट की शिक पे कि चोर को 20 साल सजा दी जाएगी, तो कानून में तो चोर की सजा जो है वो 7 साल है। तो वो कानून को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे?
और यहाँ पे तो आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इसलिए इसको मुस्तरद करना तो हम सब का फर्ज है, इट्स हमारी ऑब्लिगेशन है। मगर मुस्तरद करते हुए फिर अमल दरामद तो करना पड़ेगा, क्या कैसे होगा फिर? हुकूमत क्या करे कि जी मुस्तरद कर दे और नहीं अमल दरामद कर रहे और अदालत कंटेम्प्ट कर दे, फिर क्या होगा आगे? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। ये मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ कि ऐसे ऑर्डर्स अदालतें पास ही नहीं करती जहाँ पे कि अमल दरामद हो ही ना सके। ये नहीं जज साहब ने वो किया था एक फैसला कालाबाग डैम का, मैंने तब भी इनको कहा था कि ऐसे फैसले मत करें जो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और जब अदालतें ऐसे फैसले करती हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, उससे अदालतों की तज़हीक होती है। इसीलिए इस तरह के फैसले जो हैं अदालतों से तवक्को नहीं की जाती कि वो ऐसे करें। और मैं आपको आज आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि ये फैसला 14 मई को सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन हो जाए। सब नहीं होगा तो फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट में हुकूमत घर जा सकती है, पहले भी उधर आदम गए हैं। इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा, इसमें बल्कि इन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। सब यानी कि रिव्यू भी ना कराए हुकूमत और कहते हैं मानते ही नहीं और अमल दरामद ना करे तो कंटेम्प्ट नहीं होगा, उल्टा जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शाहजेब साहब, वॉइड ऑर्डर जो है ना, इसके बारे में कहा गया इट इज टू बी इग्नोर्ड। जो ऑर्डर आइन के सरियन खिलाफ हो, इट इज टू बी इग्नोर्ड, बस। अच्छा, मगर ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ही कोई जजेस करेंगे? कुछ जजेस ने कहा 4-3 है, अब आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कह दिया कि नहीं जी वो तो 3-2 था। तो कोई जजेस ही फैसला करेंगे या हुकूमत ही फैसला कर ले बस और फिर इग्नोर कर दे और इलेक्शन कमीशन भी इग्नोर कर दे? मैं इसका जवाब ये देता हूं कि कल मैंने ये बात की थी चीफ जस्टिस से, जब उनका मुझसे मुकालमा हुआ तो मैंने उनको साफ तौर पे कहा था, मैंने कहा था आपके अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको खत्म करें। और अगर आप इसको खत्म करने में नाकाम होते हैं और ये लड़ाई चलती रहती है और इस दौरान में आप इस तरह से फैसले शुरू कर देते हैं जहां पे कि आपके अंदर एक तजाद और तफरका नजर आए, तो उस फैसले की लेजिटिमेसी नहीं हो सकती। आप अगर सियासी एलीट को यह मशवरा दे रहे हैं कि उनमें यूनिटी हो और आपके अपने रैंक्स में यूनिटी नहीं है और इस कदर लड़ाई हुई है और आप उसको दूर नहीं करते, तो फिर आपकी लेजिटिमेसी भी नहीं है। और चीफ जस्टिस को फिर कहना पड़ा कि हम इसमें, मैं जस्टिस फायद ईसा से भी मिला हूं और मैं जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मिला हूं। तो मैंने कहा अगर आप मिले भी हैं तो फिर आपके जो डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व पहले करें और उसके बाद ये फैसला दें। लेकिन उन्होंने गालिबन मेरी बात नहीं मानी और वो डिफरेंसेस रिजॉल्व किए बगैर एक फैसला दे दिया जो कि बहुत ही क्वेश्चनेबल है। शुक्रिया। इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ बाहिर कानून और तरीके साहब के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद हैं। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, मामला उलझा है या सुलझा है? आज जो अदालत ने फैसला दिया उसमें कहा कि 4-3 का जो फैसला था उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। काजी फाइज साहब ने जो 2-1 का फैसला दिया कि सुमोटो फिलहाल ना सुने जाएं, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और टाइमलाइन के साथ पाबंद कर दिया है। वफाकी हुकूमत ताउन करे, इलेक्शन कमीशन 14 मई तक पंजाब में इलेक्शन कराए। आप क्या समझते हैं, मामला सुलझा या उलझा है? मेरे नजदीक तो सुलझा है। उन्होंने वाजे अपने पिछले ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, उस पर अमल दरामद के लिए एक फैसला दिया है और मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों को ये डायरेक्शन दी है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ पूरी तरह ताउन करें, फंड्स मुहैया करें और इलेक्शन को फैसिलिटेट करें। और हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है जो कह रही है कि हम तो 4-3 का फैसला मांगते हैं। ज्यादा वो रिव्यू या अपील में जा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम इस फैसले को नहीं मानते। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि 4-3 का कैसे कह सकते हैं? मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो 3-2 का है। 4-3 की बात जो है वो तो डिसेंडिंग मोड में लिखी है। वो फैसले का जो जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो 3-2 है। साहब, इस सब में जो एक मसला था जिस पर आपने भी रोशनी डाली थी कि बेहतर है कि अपनी अपनी ईगोज को एक तरफ रखा जाए, मामले को हल किया जाए। जैसे फाइज साहब के साथ भी चीफ जस्टिस के मामला सही हो, मगर वो तो और ज़्यादा ख़राब नहीं हो गए हैं। जिस तरीके से एक 2-1 का फैसला फाइज साहब की तरफ से आया, फिर एक सर्कुलर आ गया रजिस्ट्रार का, फिर रजिस्ट्रार के सर्कुलर पर फाइज साहब का कल एक हमने देखा कि लेटर आया और उसके ऊपर आज 6 रुकनी बेंच बना जिसने वो केस ही ख़त्म कर दिया और वो जो रजिस्ट्रार के सर्कुलर था उसको भी सही करार दे दिया। आप समझ रहे हैं मामला और ख़राब ही हो गया? उस मामले में तो काफी उलझने पैदा हो गई हैं। मैं समझता हूं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जिसके बारे में वो 2-1 से एक फैसला आया और उसके बाद आज 6 का बेंच को ना, मैं समझता हूं उसको इनको चाहिए कि बैठ कर रिजॉल्व करें, क्योंकि ये मामला
सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल फंक्शनिंग से ताल्लुक रखता है, ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स से ताल्लुक रखता है। तो मेरे नजदीक ये मामला सुप्रीम कोर्ट को, फुल कोर्ट को बैठकर इसके ऊपर या तो रूल्स फ्रेम कर देने चाहिए या किसी न किसी तरह से आपस में रिजॉल्व करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्राम में कहा। ऐसा मगर मामला हल होने के बजाय आपने पिछले हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि फाइजा साहब को मौजूदा चीफ जस्टिस ने बेंचेस में भी नहीं शामिल किया। अब आपको लग नहीं रहा कि मामला नहीं सुलझा? उन्होंने बताया कोर्ट में कि मैं 3 दिन पहले मिला भी हूं, चीफ जस्टिस ने बताया जैसे काजी फाइजा से, मगर उसके बाद मामला तो और खराब हुए। तो किस तरीके से इसको हल किया जाए? फुल कोर्ट की डिमांड की गई, वो नहीं पूरी की गई, फिर कहा गया कि जी फुल कोर्ट मीटिंग कर लें, वो भी नहीं हुई। कैसे हल किया जाए? देखिए, ये करनी चाहिए, यहाँ चीफ जस्टिस का रोल आता है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि सबको इकट्ठा बिठाएं और जो अंदरूनी मामलात हैं और अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें। इस मामले में इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उन्हीं पर जिम्मेदारी आती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उन्हीं पर इस हवाले से जिम्मेदारी आती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मारूफ जरीदे टाइम मैगजीन की मई की इशाअत में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर कवर स्टोरी की गई है, जिसको आज टाइम मैगजीन ने अपनी वेबसाइट पर शाया किया है। टाइम मैगजीन के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कवर फोटो शेयर करते हुए तहरीक इंसाफ इसे अपने और अपने लीडर की बहुत अहम कामयाबी करार दे रही है और इसे इमरान खान की मकबूलियत के तौर पर पेश कर रही है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, लेकिन इस आर्टिकल में दरअसल लिखा क्या गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस आर्टिकल में जहाँ यह बताया गया है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में एक मकबूल लीडर हैं, तो वहीं उनकी मुआशी और हुकूमती कारकर्दगी और आगे के प्लान्स पर तनकीदी जायजा भी लिया गया है। आर्टिकल के मुताबिक इमरान खान ये दुरुस्त दावा करते हैं कि अवाम की हिमायत उनके साथ है और पोल नंबर्स की भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो वो उनमें कामयाब हो जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि मईशत अब काबू से बाहर हो गई है और इस वक्त पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। टाइम मैगजीन के मुताबिक इस सूरत हाल में खतरा है कि पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर मुल्क चीन के मजीद जेर असर चला जाएगा, मगर फिर भी मगरबी ममालिक में हमदर्दी बहुत कम है और ये हमदर्दी इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात, आमिरों और तालिबान समेत शिद्दत पसंदों से खुशगवार ताल्लुकात की तरफ माइल होने से कम हुई है। वो तुर्क आमिर सदर तैयब एर्दोआन को अपना भाई कहते हैं और यूक्रेन जंग से पहले उन्होंने मॉस्को जाकर रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की, जिससे मुताल्लिक वो अपनी पुरजोशी का इजहार भी कर चुके हैं। इमरान खान ने बार बार उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। इमरान खान को इस चीज़ का भी जुनून सवार रहा कि जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस आकर उन्हें फ़ोन क्यों नहीं किया। टाइम मैगजीन के मुताबिक कैलिफोर्निया की अदालत के 1997 के फैसले के मुताबिक इमरान खान की एक औलाद है जो बेटी हैं, जिनकी पैदाइश शादी के रिश्ते के बगैर हुई और कई दीगर औलादों से मुताल्लिक गपशप को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। इमरान खान की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ है। वो एक प्ले बॉय थे जो फिर मुत्तकी हो गए, एक मरात याफ्ता बेटा जो करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, एक इंसानियत पसंद है जो खूनख्वार लोगों के साथ खड़े हैं। इमरान खान की जवानी लंदन के जदीद तरीन नाइट स्पॉट्स पर सुपर मॉडल्स के साथ अयाशी करते गुजरी है, मगर उनकी सियासत सख्त रही है। अगस्त 2021 में उन्होंने ये कहकर गुस्से को हवा दी कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, जिसकी उन्होंने टाइम मैगजीन को यह कहकर वजाहत दी कि उनका यह बयान सियाक व सबाक से हट कर लिया गया है। टाइम मैगजीन के मुताबिक इमरान खान ने बहुत से ऐसे तबसरे किए हैं जिन पर तनकीद की गई है कि वो तबसरे औरतों से मुताल्लिक तासुब पर मबनी है। जब उनसे पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद की वजूहात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर औरत बहुत कम कपड़े पहनेंगी तो इसका मर्दों पर असर होगा, अगर वो रोबोट नहीं है तो। आर्टिकल के मुताबिक अगर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल बदतरीन हो रहे हैं तो इन मसाइल की बुनियाद इमरान खान की हुकूमत में ही रखी गई थी। बार बार वज़राए ख़ज़ाना बदल दिए जाते थे। 2018 में इमरान खान ने दावा किया कि वो पिछली हुकूमतों की तरह बैरूनी कर्ज नहीं लेंगे और कशकोल तोड़ देंगे और पाकिस्तान का कर्ज उतार देंगे, मगर 1 साल बाद ही वो IMF के प्रोग्राम में चले गए थे और उन्होंने हुकूमत में पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल मसाइल को हल करने के लिए इकदाम नहीं किए थे। पाकिस्तान में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। 2021 में भी सिर्फ 25 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, जो बालिग आबादी का 1% से भी कम है। सियासत और रसूख रखने वाले सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर ही रहे। आर्टिकल के मुताबिक इमरान खान को पाकिस्तान के मसाइल का अच्छे से पता था, मगर हुकूमत में आकर उन्होंने इन मसाइल को हल करने की खातिर ख्वाह कोशिश नहीं की। 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान एक बेहतरीन पोजीशन में थे, क्योंकि उन्हें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और तरक्की पसंद तबके के साथ साथ मजहबी तबके की भी भरपूर सपोर्ट हासिल थी। मगर अब इमरान खान और इदारों के दरमियान इख्तलाफात इतने हैं कि वो कोई रिफॉर्म्स करने के लिए बहुत कमज़ोर पोजीशन में होंगे, अगर उनके पास कोई रिफॉर्म्स थे भी तो। इमरान खान ने टाइम मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के जरिए आता है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी एक आदमी ने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को नहीं डराया जितना वो अभी डरी हुई है। वो परेशान है कि मुझे कैसे बाहर रखा जाए और लोग परेशान हैं कि मुझे कैसे दोबारा लाया जाए। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 120% इजाफा हो चुका है और ये इमरान खान ही थे जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर जोर देते रहे और अब उसका शदीद नुकसान हो रहा है। इरादी अल्लाह हाफ़िज़।